गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं दिग्विजय सिंह आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग वर्ग 9 का जो रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ यानी कि हर वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसका अपने आप में कुछ द्रव्यमान होता है, और तीसरा जो इसका मेन गुणवत्ता होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जिसका आप अनुभव अपने किसी भी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अनुभव ज्ञानेंद्रिय द्वारा पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका अनुभव आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। दूसरा क्या क्वालिटी होना चाहिए उसमें? कि वो स्थान घेरता हो। तीसरी क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? कि वो स्थान घेरती हो, अपना उसका द्रव्यमान हो और उसकी अनुभूति अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। एक बार रिपीट कीजिए आप लोग मेरे साथ, पदार्थ किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। बहुत अच्छे। पदार्थ को उसके फिजिकल अवस्था के अनुसार उसे 3 भागों में बांटा गया। फिजिकली जैसे वो देखने में, जैसे हमें सामने से दिखाई पड़ते हैं, इस आधार पे उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका ठोस, एक होता है आपका द्रव्य, और तीसरा होता है आपका गैस। यानी कि पदार्थ जो हमें आंखों से जिस अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, उनकी अवस्था के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा जो है वो गैस। ठोस, अब पहले हम इसे चित्र में देखते हैं कैसे दिखाई पड़ता है। इन सभी आकृति को आप अपने दैनिक जीवन में डेली देखते हैं। गैस चूल्हा सबके घर पे होगा, है कि नहीं है? यहाँ पे तरबूज है, गेंद है, यहाँ पे आइसक्रीम है। ये सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में रोज देखते होंगे। ये सभी आकृति जो आपको अपने बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सभी आकृति को ठोस कहा जाता है, और ये सभी चीजें ही पदार्थ है। ठीक है। दूसरा हमारा है जो इसमें भाग, वो था आपका द्रव्य। द्रव्य, उसकी आप पहले चित्र देख लीजिए, देन हम इसके बारे में विस्तार में पढ़ाई करेंगे। द्रव्य यानी कि जो है, या मिल्क है, ब्लड है, कॉफी है, ये सारा आता है आपका द्रव्य में। तीसरा हम इसका जो प्रकार देखते हैं वो है हवा, आई मीन गैस। गैस क्या होता है? जैसे कि हवा है, हीलियम है, ओजोन है, वाटर वेपर यानी कि जो वाष्प होते हैं, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी को हम लोग गैस के रूप में मानते हैं। अब ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों चीजों का हमने उदाहरण तो देख लिया। अब ये होता क्या है? ठोस क्या होता है, हम इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठोस जो होता है, इसका जो आकार होता है, आकार इसका हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं द्रव्य की, तो इसका आकार जो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आप इसे जैसे बर्तन में, जैसे पात्र में डालेंगे, उसके अनुसार इसका आकार बदल जाता है। यदि आप इसे ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के अनुसार, यदि आप इसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के अनुसार आकार ले लेता है। ठीक है। तीसरी चीज है गैस। गैस का भी अपना कोई आकार फिक्स नहीं होता है, आप उसे जिस कंटेनर में डालेंगे उसी आकार का वो शेप ले लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने मुंह से हवा भर रहे हैं, अगर वो हवा आप भर रहे हैं किसी गुब्बारे के अंदर, तो गुब्बारे के अनुसार हो जाएगा। यदि उसी आकृति का या फिर उसी पदार्थ की बनी हुई कोई किसी और आकार की वस्तु है, उसमें अगर आप हवा भरते हैं तो किसी और आकृति का बन जाता है। ठीक है। यानी कि ना तो फिक्स स्थान, आई मीन की जो आकार है, किसका फिक्स होता है? ठोस का। किसका फिक्स होता है? ठोस का। लिक्विड का और गैस का जो है आकार फिक्स नहीं होता है। यदि हम बात करें आयतन की, तो ठोस का जो है आयतन हमेशा फिक्स होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इन सभी का आयतन बदलने वाला है क्या? नहीं बदलेगा ना। इन सभी का आयतन जो है फिक्स है। ठीक है। जबकि यदि हम बात करते हैं लिक्विड की, इसका भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। यदि हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि दबाव की, जब हम दबाते हैं किसी चीज को, तो आप लोग बताइए, ठोस को हम दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। तो सबसे लो कंप्रेसिबिलिटी किसमें होगा? ठोस में। सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसमें होगा? ठोस में। या फिर ये भी कह सकते हैं नामुमकिन है, ठोस को तो नहीं दबा सकते। एक ईंट को दबा के देखिए आप लोग, जिस बेंच पे बैठे इसे दबा के देखिए, दब रहा है? नहीं दबेगा, क्योंकि जो ठोस है इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है। अगर इसके तुलनात्मक हम देखें कंप्रेसिबिलिटी को द्रव्य के रूप में, तो द्रव्य को हम लगभग दबा लेंगे,
यदि मान लीजिए इस पानी में, आई मीन इस बोतल में पानी है, तो इसको हम दबाना चाहे तो ऐसे दबा सकते हैं, दबा सकते हैं ना, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, तो अगर यहाँ पे कोई गुब्बारा नहीं है, नहीं तो हम जरूर दिखाते हैं आपको, उसको आप फोड़ भी देते हैं, इतना दब जाता है वो। क्या किसी ईंट को आप दबा के फोड़ सकते हैं? नहीं, इतना तो खल्ली नहीं है, ठीक है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है किसमें नॉट पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल किसमें होता है? ठोस में। ठोस में इम्पॉसिबल होता है, ठोस को आप नहीं दबा सकते हैं। जबकि हम बात करें द्रव्य की, लिक्विड की, तो ठोस के मुकाबले उसमें अधिक होती है, उसको दबा सकते हैं, और गैस में सबसे अधिक होती है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अगला है हमारा, इसमें पॉइंट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होता है बहना। अब आप लोग बताइए, क्या ठोस को बहा सकते हैं आप लोग? नहीं बहा सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड की, द्रव्य की, तो द्रव्य को अगर हम यहां से गिराएंगे ऐसे, तो अभी क्या होगा? ये बहना शुरू कर देगा, सामने बहना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जो द्रव्य होता है इसमें फ्लूइडिटी होती है, इसमें बहने की क्षमता होती है। और हम बात करें अगर गैस की, गैस बहता है कि नहीं बहता है? हवा बहती है, राइट। तो हम गैस को भी बहा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं रिजिडिटी, रिजिड समझते हैं? देखिए, कोई भी पदार्थ है वो किससे बना है? बना है, ठीक है। इस चित्र को आप देख रहे हैं जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए सभी पदार्थ कण से बने। अब इसके कणों को देखिए, इसके कणों को देखिए, और इसके कणों को देखिए, किसके कण ज्यादा कठोर है? किसको अगर हम दबाए तो हमें ज्यादा कठोर का अनुभव होगा? पहला वाला जो चित्र है, पहला वाला चित्र है, अगर इसको हम दबाते हैं ज्यादा कठोर का अनुभव होगा। कारण क्या है? ये ठोस का है। ये किस चीज का है? ठोस का है। क्योंकि जो ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? काफी करीब करीब होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। यदि हम बात करते हैं द्रव्य की, तो ठोस के मुकाबले क्या होता है? इसके कणों में दूरी होती है। यदि हम बात करते हैं द्रव्य की, तो ठोस के मुकाबले इसके कणों में और अधिक दूरी होती है। ठीक है। तो जो रिजिडिटी होती है, ये क्या होता है? सॉलिड जो होते हैं हाईली रिजिड होते हैं। ठीक है। और जो आपका लिक्विड है, ये ठोस के मुकाबले कम रिजिड होता है, जबकि गैस जो होते हैं नॉट रिजिड होते हैं। यदि हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन होता है फैलना। ठीक है। अगर हम डिफ्यूज करें सॉलिड को, किसी चीज में घोलिएगा उसको, तो क्या सॉलिड जल्दी डिफ्यूज होगा? सॉलिड जल्दी होगा? लिक्विड हो जाएगा, और गैस सबसे जल्दी होगा, सबसे जल्दी होगा। ठीक है। यदि हम बात करते हैं शेप बिटवीन, यानी कि दो कणों के बीच की दूरी, आप दोबारा इस चित्र को देखिए, दो कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक किसमें है? किसमें है? गैस में। बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे अधिक दूरी किसमें है? गैस में। उससे कम द्रव्य में, उससे कम ठोस में। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। अब हम आगे चलेंगे इसी अच्छा, अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो तीन प्रकार के हमारे ठोस, द्रव्य और गैस, तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। अभी तक हमने यही जाना, क्या हम इनकी अवस्था को बदल सकते हैं? क्या हम ठोस को द्रव्य बना सकते हैं? द्रव्य को गैस बना सकते हैं? बना सकते हैं। अभी हम इसको अभी अगली स्लाइड में आप ध्यान दीजिए। ठोस दिखाई दे रहा है सबको? ठोस। यदि हम ठोस को द्रव्य बनाते हैं, उदाहरण के लिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, बर्फ सबने देखा होगा, है ना? बर्फ जब लेते हैं तो किस अवस्था में होता है? ठोस की अवस्था में। और जब उसे चूसते हैं तो द्रव्य की अवस्था में। यानी हम ठोस को द्रव्य बना सकते हैं, ठोस को द्रव्य बना सकते हैं। किस प्रक्रिया से? संगलन की प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? संगलन की प्रक्रिया से। सेम अगर इसका हम उल्टा देखें कि अगर द्रव्य है उसे हमें ठोस बनाना है, पहले से क्या है? द्रव्य है, उसे हमें क्या बनाना है? बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे? जमा के। पानी को रख दीजिए फ्रीजर में, थोड़ी देर में जम के क्या बन जाएगा? वो ठोस बन जाएगा। ठीक है। यदि आपके पास पहले से क्या है? द्रव्य है। पहले से क्या है? द्रव्य है। क्या हम द्रव्य को गैस बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे?
जब हम उसका तापमान बढ़ाएंगे, जब हम द्रव्य का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो वाष्प बन के उड़ने लग जाएगा, वाष्प बन के उड़ने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, वाष्पीकरण। कोई दिक्कत नहीं। और यदि हमारे पास पहले से गैस है, क्या है, गैस है, गैस को हमें द्रव्य बनाना है, क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया से बनेगा वो, संघनन से। किस प्रक्रिया से बनेगा वो, संघनन से। यदि हमें ठोस को गैस बनाना है, क्या हम लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, बना सकते हैं। किस प्रक्रिया से, उद्रपातन से, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कोई उदाहरण आप लोग दे सकते हैं डेली लाइफ में जिसे आप देखते हैं, और मुझे पूरा पूरा यकीन है सभी बच्चों ने देखा ही होगा अपने घरों पे। कपूर, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। जो कपूर होता है क्या होता है, ठोस की अवस्था में होता है, और जब उसको जलाया जाता है तो ठोस से सीधा क्या बनता है, गैस में बनता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य नहीं बनता, वो सीधा क्या बनता है, गैस में बनता है। किस में बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्रपातन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक इसी प्रकार यदि हमें गैस को किसमें बदलना है, ठोस में। ध्यान दीजिएगा, गैस को किसमें बदलना है, ठोस में। तो क्या हम गैस को ठोस में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीसब्लिमेशन। क्या कहते हैं, डीसब्लिमेशन। इसका उदाहरण देते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं जहां एकदम बर्फ पड़ती है, वो जैसे हमारे यहाँ हवा चलती है वैसे वहां पे बर्फ चलती है, समझ पा रहे हैं, वो होते हैं वाष्प के रूप में। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि वाष्प बन जाता है द्रव्य जब गर्म होता है, तो जब बहुत अधिक ठंडा हो जाता है तो वो भी वाष्प के रूप में ऐसे बहता है, और खिड़कियों पे आके क्या होता है, ऐसे चिपक जाता है, समझ रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा वो इकट्ठा हो जाता है, अगली सुबह में जब खिड़की खोलते हैं तो बर्फ इतना बड़ा चिकन नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आया तो था वो गैस के रूप में, लेकिन बदल किसमें गया वो, ठोस के रूप में। किसमें बदल गया है, ठोस के रूप में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डीसब्लिमेशन। क्या कहेंगे, डीसब्लिमेशन। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। जल चक्र के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, जल चक्र। हम जल चक्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन भी हो रहा है, इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है। हालांकि इन दोनों का नहीं, लेकिन इन दोनों का इसमें हमने यूज कहीं ना कहीं देखा था, कंडेंसेशन, संघनन जो हमने भी देखा था, और इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। तो हम जल चक्र को अभी इसी टॉपिक में कवर करेंगे। जल चक्र क्या होता है, कभी सुना आप लोगों ने, जल चक्र क्या होता है। आप साधारण सी भाषा में एकदम ध्यान दीजिए, नदियों में पानी होता है, पानी होता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है इसमें तो क्या होता है, पानी गर्म होने लगेगा। क्या होगा, गर्म होने लगेगा। गर्म होकर किसमें बदलेगा, वाष्प में। किसमें बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। किसमें बदलेगा, वाष्प में। जब वाष्प में बदल जाएगा तो ये क्या होगा, उड़ना शुरू कर देगा। क्या करेगा, उड़ना शुरू कर देगा। उड़ते 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 खूब ऊपर चला जाएगा। यहाँ चित्र पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए समुद्र का जो जल है उड़ते उड़ते क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, दिख रहा है आपको, वाष्पीकरण। और उड़ते उड़ते क्या है, ऊपर चला गया और बादल का रूप ले लेगा। किस चीज का रूप ले लेगा, और वहां जाने के बाद वो ठंडा होने लगता है। क्या होगा, जब वो ठंडा होने लगेगा, आपको हमने अभी समझाया था कि ध्यान दीजिएगा, जब गैस है और किसमें चेंज होगा, द्रव्य में, ठंडा होगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन आप देख रहे हैं, संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, आपका जो वाष्प बन के ऊपर गया है बादल के रूप में, वो क्या होता है, ठंडा होने लगता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। क्या कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हवा के साथ साथ वो घूमता रहेगा और क्या होगा, बादल का रूप ले लेगा। किस चीज का रूप ले लेगा, बादल का रूप ले लेगा। किस चीज का रूप लेगा, अच्छा, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा या सुना होगा कि जितने काले बादल होते हैं उतनी अधिक तेज वर्षा होती है। इसका कारण क्या होता है, काले बादल से भारी वर्षा का क्या कनेक्शन होता है, किसी ने कभी सोचा है, देखिए बताते हैं।
सूरज दिखाई दे रहा है सबको? अगर बीच में बादल है, अगर बीच में एकदम काला काला बादल है तो क्या नीचे रोशनी आएगी? एकदम काला काला बादल दिखेगा। अब ये बादल है, बादल में है क्या? बादल में जल है, बादल में जल है। अगर जल अधिक मात्रा में है तो बादल और काला लगेगा, कैसे कि वो क्या हुआ, इसके बीच में से प्रकाश नीचे आने ही नहीं देगा, नहीं आने देगा ना। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रकाश है वो नीचे आ ही नहीं पाता और नीचे से हमें लगता है एकदम काला काला बादल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बादल है इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल भरा हुआ है, इसलिए जब काले बादल होते हैं तो बहुत तेज वर्षा होती है। यहाँ बादल दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो जब इसमें से जो जल है वो नीचे आने लगता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? एक चीज और देखते हैं आप लोग, तो ओले कैसे बनते हैं? जब ये जल ऊपर एकत्रित होता है और बहुत अधिक ठंड होने के कारण क्या होता है, वो ओले का रूप ले लेते हैं, वो बर्फ का रूप ले लेते हैं। क्या होता है, जब ये ऊपर जल जाता है, एकत्रित होता है और वहां पे जब ठंडा होता है यानी कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद क्या होता है, तापमान कमी होने के कारण क्या होता है, वो बर्फ के रूप में बदलने लग जाता है और वो ओले बन जाते हैं और फिर वो ओले गिरते हैं तड़ 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 तड़। ठीक है, इस प्रकार ओले बनते हैं। तो अभी हमने देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ की जो है फिजिकल अवस्था के अनुसार उसे 3 भागों में बांटा गया, जिसके हमने बारे में पढ़ा, उसके बारे में अंतर समझा। इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उसको केमिकल तरीके से, रासायनिक तरीके से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्योर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अगली वीडियो में जानेंगे। और तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद।